नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले नेट के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीजीटी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसान अपनी उपज का लगभग 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में देते थे, और जहां सिंचाई वगैरह होती थी वहां पर ये जो कर है वो 1/2 भाग तक यानी 50% तक भी चला जाता था। तो ये 10वां हिस्सा कर के रूप में यानी 1/10 भाग कर के रूप में देते थे। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा कथन है, किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। ये सत्य है। रुमिनदेही स्तंभ लेख में केवल 2 करों का उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। रुमिनदेही स्तंभ लेख में 2 प्रकार के करों का उल्लेख, जैसे एक तो जो धार्मिक कर था बलि, 2 प्रकार के जो कर हैं उनका नाम बता देता हूं मैं आपको। एक बलि और दूसरा है भाग। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था और दूसरा एक प्रकार का भू राजस्व का कर था। तो ऐसा रुमिनदेही स्तंभ लेख में लिखा हुआ मिलता है। तो दूसरे और तीसरे कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सैन्य प्रशासन के संबंध में कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया है। ये बिल्कुल ठीक है। 4 अंग जो उन्होंने बताए हैं, एक तो पैदल, एक हाथी वाली हस्ती सेना या अश्व सेना और एक रथ सेना। पैदल, अश्व, हस्ती और रथ, 4 प्रकार की अंग बताए हैं। दूसरा, कौटिल्य ने 6 प्रकार के पैदल सैनिकों का उल्लेख किया है, यानी पैदल सैनिकों के भी 6 प्रकार बताए हैं। वो भी सत्य है। मैगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन एक समिति और 6 उप समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कथन सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सा स्थान एक प्रांत नहीं था? काशी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती। तो काशी एक प्रांत नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरापथ एक प्रांत था, दक्षिणापथ एक प्रांत था, अवंती एक प्रांत था। इनकी राजधानियां भी आपको याद रखनी चाहिए। जैसे उत्तरापथ की राजधानी आप याद रखेंगे, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती की राजधानी उज्जैनी, पुराना नाम या अभी का नाम देखेंगे तो उज्जैन हो जाएगा। और दक्षिणापथ इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी या सुवर्णगिरी, आप इसको लिख सकते हैं ये। और इसके अलावा एक और प्रांत हुआ करता था जिसकी राजधानी स्वयं पाटलिपुत्र थी, जो राज्य की राजधानी है ना। और उस प्रांत का नाम था, या तो उसको वैसे मध्य देश भी कहते थे, लेकिन वैसे उस प्रांत को प्राच्य या प्राची बोलते थे, जिसपे सम्राट का सीधा शासन होता था। बाकी के जो प्रांत हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती, इसमें राजकुमारों के माध्यम से या आर्यपुत्र नामक किसी अधिकारी के माध्यम से, जो हो सकता है राज परिवार का ही सदस्य हो, उनके माध्यम से शासन चलाया जाता था। अशोक के काल में एक 5वां प्रांत इसमें और जुड़ गया। कलिंग के युद्ध के बाद में जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, तो कलिंग इसका 5वां प्राप्त हो गया, जिसकी राजधानी तोशली या तोशाली हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य प्रशासन की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? अर्थशास्त्र, इंडिका, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है, इंडिका से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कौन सा एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। 5वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने राज्याभिषेक के बाद केवल कलिंग का ही युद्ध किया था। हाँ, उन्होंने एक ही युद्ध किया था राज्याभिषेक के बाद। यह युद्ध उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म घोष के स्थान पर भेरी घोष की नीति अपनाई। ये कथन गलत है। मैंने जानबूझकर इस प्रकार का कथन सोचकर लिखा है कि आप पढ़ते हैं कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, लेकिन इसमें मैंने उल्टा लिख रखा है कि धम्म घोष के स्थान पर भेरी घोष नहीं, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। भेरी घोष मतलब जैसे युद्ध की शुरुआत से पहले जो रणभेरी बजती है, जो दुदुम्बी की आवाजें आती हैं, उसके स्थान पर उन्होंने धम्म की आवाजें यानी धम्म के प्रचार का निर्णय लिया। तो सही आंसर है इसका कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, जबकि मैंने इसका उल्टा लिख रखा है। तो ये चौथा कथन असत्य है। तो आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, इसीलिए मैं जानबूझकर ऐसे ऑप्शन शामिल करता हूं। 7वां क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हर हाल में शांति की नीति ग्रहण की और अपनी सेना का विघटन कर दिया। उसने शांति की नीति तो ग्रहण की, लेकिन अपनी सेना का विघटन नहीं किया। तो ये कथन हमारा असत्य है।
उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की, बिल्कुल जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, जहां पर उन्होंने पहला भाषण दिया, जहां पर उपदेश दिया और जहां पर उनकी मृत्यु हुई यानी उनका निर्वाण हुआ, वो सब बातें सब जगहों की उन्होंने यात्राएं की। उसने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन ये किया, यह भी कथन सही है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धम्म महामात्र, जो धम्म के प्रचार के लिए, अपनी धम्म की नीति के प्रचार के लिए उन्होंने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की, उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, धम्म महामात्रों की, धर्म की जगह भी आप पाली भाषा का, वैसे तो इसका अर्थ तो धर्म ही होता है, लेकिन पाली भाषा का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं धम्म, तो वही हम लिखेंगे। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, बिल्कुल सही बात है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख 8वें शिलालेख में किया गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। 8वें शिलालेख में नहीं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में किया गया है। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में इन अधिकारियों की नियुक्ति की, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में इन अधिकारियों की नियुक्ति की। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी। वैसे मैं राइट के निशान लगा देता हूं, उससे कंफ्यूज मत होना, वो तो मैं उसलिए लगा रहा हूं कि कौन से कथन सत्य हैं वो मैं बता रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है, यह भी बिल्कुल ठीक है। मौर्य प्रशासन में विभागों को तीर्थ कहा जाता था, जो मुख्य 18 विभाग हैं उन विभागों के लिए तीर्थ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। पण 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था, ये यहां पर सोना सही नहीं है, सोने के बजाय ये चांदी का सिक्का होता था, तो यहां पर चांदी होगा, तो ये कथन असत्य है। तो पूछा है कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो पहला और दूसरा कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, उसमें यदि आप चाहें तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक जरूर किया कीजिए इसको, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युग में पाषाण तराशने की कला पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी, यानी पत्थर तराशने की कला। उस युग में ऐसी ऐसी कृतियां बनाई गई जो संभवतः 20वीं सदी की शक्ति से भी बाहर हैं। यह कथन किसका है? एच कोल, कॉलिन मैकेंजी, वी स्मिथ और जेम्स प्रिंसेप। तो यह कथन वी स्मिथ का है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पतन के कारणों में, पहला, अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रियाएं हुई। बिल्कुल, उन्होंने जो पशु बलि वगैरह है या इस प्रकार के जो कर्मकांड हैं उन पर रोक लगा दी थी, और इससे निश्चित रूप से ब्राह्मणों में नाराजगी थी। और आप देखते हैं कि जो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या भी एक उनके ब्राह्मण मंत्री करते हैं और उसके बाद में ब्राह्मणों का शासन आता है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण उनके यज्ञ विरोधी रुख और उनकी धार्मिक नीति के विरोध में थे और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, बिल्कुल उत्पन्न हो गया था। उनके द्वारा बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति हुई, तो राज्य पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया था, और अंत समय में हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दान करने लगे थे और लगभग साम्राज्य का खजाना खाली हो गया था। तो ये भी कथन ठीक है। प्रांतों में दमनकारी शासन था, यह भी बिल्कुल ठीक है, और वो एक अभिलेख में, कलिंग के अभिलेख में स्वीकारते भी हैं कि प्रांतों में शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सारे ही कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण किससे संबंधित था? तो उपधा परीक्षण मंत्रियों के चुनाव से पहले उनकी भली भांति जांच करने से संबंधित था, यह आर्यपुत्रों की नियुक्ति से पूर्व जांच करने से संबंधित था, या धम्म महामात्रों की नैतिकता की परीक्षा से संबंधित था, या राजूक अधिकारियों की कानून की परीक्षा से संबंधित था। तो इसका आंसर होगा ए, मंत्रियों के चुनाव से पहले उनका भली भांति जांच करके जो परीक्षण किया जाता था उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन में नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? नागरक, दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल। तो इसका सही आंसर है नागरक। नगर के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा जाता था। जो दंडपाल है, ये शब्द आप याद रखना, इसमें बहुत बार क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के, कि दंडपाल से आप सोचते हैं कि कोई दंड देने वाला अधिकारी होगा, कोई न्यायिक अधिकारी होगा, लेकिन ये सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था। जो दंडपाल है, ये सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला होता था। तो ये आप याद रखेंगे हमेशा। जो अंतपाल है, वो जो सीमा पर जो दुर्ग होते थे या जो सीमांत भाग हैं, वहां उनका रक्षक हुआ करता था वो अंतपाल, और दुर्गपाल जो आंतरिक क्षेत्र में जो दुर्ग हैं उनकी रक्षा करने वाला या उनका प्रबंधन देखने वाला दुर्गपाल कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम की तरफ कहाँ उज्जैन आएगा, उज्जैन तो नीचे मध्य प्रदेश की तरफ है, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर जाने में महत्वपूर्ण स्थान यदि आप देखेंगे तो आपको तक्षशिला मिलेगा, उज्जैन नहीं है, तो ये कथन तो ठीक नहीं है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। हाँ, बहुत सारे इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। अब ये लाइन अभी मैं बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि आपको समझ आ गई, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। क्यों? इसमें आप ध्यान से पढ़िए। आप क्या पढ़ेंगे कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ लिखवाए, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। आप पहले देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, क्या अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं? नहीं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ये कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य नहीं है, तीसरा सत्य नहीं है, तो केवल दूसरा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा सी। मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं, पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करता हूं, ताकि आप जो एग्जाम है उसमें कहीं गलती न कर दें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ये इसका सही आंसर है। और अशोक के अभिलेख अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में ही थे। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखी है, एक तो मैंने टाइम बचाया है, और यहां पर मैं ऑप्शन बोलूंगा तो भी टाइम वेस्ट ही होगा, ये आपको नाम याद रखने हैं। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में राजकीय भंडार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष, जो खजाने का प्रभारी होता था, उसको बोलते थे सन्निधाता। मौर्य प्रशासन में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, एक को बोलते थे कंटक शोधन न्यायालय और एक को बोलते थे धर्मस्थीय न्यायालय। जो आज के फौजदारी न्यायालय हैं उनसे आप कंटक शोधन न्यायालय को समझ सकते हैं, और आज के जो दीवानी न्यायालय हैं वो धर्मस्थीय न्यायालय के रूप में थे, लगभग वैसे ही। तो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? प्रदेष्टा। और धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे व्यावहारिक। तो ये जो प्रदेष्टा और व्यावहारिक दो प्रकार के जो न्यायाधीश हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मौर्य प्रशासन में उद्योग धंधों का प्रधान कौन होता था? कर्मांतिक। मौर्य साम्राज्य में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आटविक। वन विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे हैं। क्या ये सीरीज यदि मैं बार बार अपलोड करूं तो आप देखना पसंद करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को? आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर की लीजिए, और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही है। धन्यवाद।